2020 में दुनिया में कई सारे देशों में, छोटे बड़े देशों में सोशल अनरेस्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल चिली, बेलारूस, चाइना, हांगकांग। हांगकांग का तो पूरा स्टेटस ही गिरा करके उसको चाइना में सम्मिलित करने के लिए बहुत मेजर लॉज पास किए गए। उसके अलावा थाईलैंड में मोनार्की के खिलाफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप और करंट डे गवर्नमेंट वहाँ पे जो है उसके खिलाफ अनरेस्ट चल रहा है। नेपाल में अनरेस्ट चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में लेबनान में अनरेस्ट चल रहा है। लेबनान को छोड़िए आप, यूएसए तक में अनरेस्ट चला है। राइटिंग हुई है, आर्सनिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में एक 82 ईयर्स की बिल्किस बानो का नाम डाला है। दे कंसिडर हर एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। इनका नाम जब तक पढ़ा नहीं था तब तक भारत के बाहर 10 लोग भी इनका नाम नहीं जानते थे। बाहर के बाहर क्या, भारत के अंदर भी इनको 10 लोग नहीं जानते थे, और जानने का कोई रीजन भी नहीं है। आप इन्फ्लुएंशियल उस आदमी को मानते हो जिसने, चलो ठीक है, उन्होंने एक मूव लिया, एक बोल्ड मूव लिया कि गवर्नमेंट जो है कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज या कोई इनह्यूमेन चीज या कोई इनह्यूमेन लॉ लेकर के आ रही हो और आपने उसका विरोध किया हो। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था इनके विरोध का, वो ऑब्जेक्टिव तो इन्होंने अचीव किया नहीं। शी वॉज अ टोटल फेलियर। पहली बात तो इनको वहां से भागना पड़ा। दूसरी बात, ये 500 रुपया दिहाड़ी पे वहां पे बैठ रही थी शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, वो भी प्रूव कर रही है। मतलब अभी प्रूव तो नहीं हुआ है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ बताया जा रहा है कि फलानी जगह से फंडिंग आ रही थी और 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगा था ऑर्केस्ट्रेट करने में इस पूरे प्रोटेस्ट को। पूरे देश भर में राइट्स, तो क्या एक राइटिंग कॉज के लिए जो औरत अपना नाम बना रही हो, एक अनार्किज्म फैलाने के लिए कोई औरत जो अपना नाम बना रही हो, क्या उसका नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में आना चाहिए? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ हो। मेन चीज तो ये है, ऑब्जेक्टिव में भी ये फेल हुई है, क्योंकि पिछले 1 साल में ही, खासकर सीए जब से इंप्लीमेंट हुआ है उसके बाद से ही, कई सारे ऐसे मुस्लिम पाकिस्तानी नागरिक हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं, अफगानिस्तानी नागरिक हैं जिनको कि भारत की सिटीजनशिप दी गई है और उसमें सीएए आड़े नहीं आया है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप रिलीजन के बेसिस पे आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हो, तो वो तो फेलियर है, क्योंकि अभी भी आ रहे हैं मुस्लिम्स, इन तीनों देशों से आ रहे हैं। ऑन द मेरिट ऑफ देयर इंडिविजुअल केसेस, इंडियन गवर्नमेंट इज स्टिल इशूइंग refugee status and giving refugee status and giving citizenship of India as per the merit of various cases, irrespective of caste, creed, religion, gender, anything. तो इनके ऑब्जेक्टिव भी फेल होते हैं। उसके बाद इनको आप देखिए किस तरीके से बैकिंग मिल रही है। जो भारत के पत्रकार बनते हैं, अपने आप को एज अ पत्रकार, ऑथर ऑफ द बुक, ऐसी बुक इन्होंने लिखी थी, राणा अयूब की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बुक को डस्टबिन में फेंक करके कोर्ट ने कहा था कि ये तो फिक्शन का वर्क है, आपके मन का बवाल है, इसमें कोई फैक्चुअल एविडेंस है नहीं। ये अमित शाह को घेर रही थी अपनी बुक के बेसिस पे कोर्ट में। तो कोर्ट ने इनको इनकी औकात दिखाई थी, लेकिन आज भी ये उसी बुक का नगाड़ा हर जगह पीटती फिरती हैं। ये बिल्किस बानो के फेवर में अब लिख रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। तो इन लोगों को आप देखिए, इनका खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की इमेज को वर्ल्ड लेवल पे मलाइन करना, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। और इन्हीं के आप देखिए, इन्हीं की बैकिंग के बिना बिल्किस बानो, जिनको इंडिया में कई लोग नहीं जानते, कोई लोग नहीं जानते, उनको कहां से टाइम मैगजीन ने इतनी रिकॉग्निशन दे दी? एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसका ऑब्जेक्टिव फ्लॉड था, ऑब्जेक्टिव अचीव भी नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा होता, फ्लॉड ना होता, तो सफूरा जरगर क्यों कोर्ट में दौड़ रही होती? जो बाकी के इनके पार्टिसिपेंट थे, को पार्टिसिपेंट्स थे इन एजिटेशंस में, शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, उसके अलावा भी उमर खालिद और ताहिर हुसैन को भी आप मान लीजिए उसी लिस्ट में है। अगर ये लोग पहले पायदान पे हैं तो वो 10वें पायदान पे, बस अंतर इतना है। बाकी रास्ता तो सबका एक ही जगह जा रहा था। इनको सबको केवल देश में अनरेस्ट क्रिएट करना था, सीन क्रिएट करना था। तो ऐसे फ्लॉप लोगों को रिकॉग्निशन मिल रहा है, कितनी कैजुअली मिल रहा है, जबकि ट्रंप, जिसने वाकई में पीस डील ब्रोकर की है सक्सेसफुली बिटवीन कतर एंड इजराइल एंड यूएई एंड मे बी इवन मोर कंट्रीज इन द कमिंग टाइम, जिसने ऑन द टेबल लेकर के आया वो किम जोंग उन को,
बात की उसने, सक्सेस या फेलियर डिबेट किया जा सकता है। बराक ओबामा को तो बिना किसी सक्सेस के दे दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। तो जो आदमी ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है उसको सिर्फ पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से साइडलाइन किया जा रहा है, और जो आदमी अनार्किज्म की तरफ ढकेल रहा है, जो इंसान अनार्किज्म की तरफ और मलाइन कर रहा है देश की इमेज, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो ये तो क्रेडिबिलिटी है इन मैगजीन्स की। जिनको ये डिवाइडर इन चीफ बोलते हैं उसको 303 सीट मिलती है इस देश में। 303 सीट जो आदमी पा रहा हो, वो आप बताइए डिवाइडर इन चीफ हो सकता है? और अगर वो आप ये कह रहे हो कि वो पोलराइज करके सबको यूनाइट कर रहा है, तो भाई ये भी तो सोचने लायक है कि पोलराइज हो क्यों रहे हैं। कोई ना कोई सब्सटेंस है उसकी बात में, इसलिए ना लोग पोलराइज हो रहे हैं। या फिर आप कहना चाहते हो कि जो लोग अपनी विवेक के आधार पे आज तक वोट देते आ रहे थे किसी फलानी गवर्नमेंट को, आज उसके अपोजिशन को वो वोट दे करके पावर और अथॉरिटी दे रहे हैं उसके हाथ में, वो लोग पागल हैं, ये आप ये कहना चाह रहे हो? तो आप देख सकते हो वर्ल्ड मीडिया किस तरीके से आउट ऑफ टच विद रियलिटी है, और इसी वजह से इनको ईवीएम मशीन हैक्ड लगने लगती है। इनको लगने लगता है कि यूएस के इलेक्शंस हैक्ड हैं। ये हैक्ड नहीं है, ये आपकी वन साइडेड कवरिंग ऑफ द इशू जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की, उसका फ्रस्ट्रेशन है जो लोग निकालते हैं ईवीएम मशीन्स पे जाके और वोटिंग बैलेट पे जाके। धन्यवाद।